क्वेश्चन नंबर 18 आप सबकी बुक्स में है, हम भी पढ़ते हैं, आप भी देखिए। लिखा हुआ है क्षेत्र y स्क्वेयर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6x और वृत्त x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 में सम्मिलित क्षेत्र का क्षेत्रफल है, और नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उन्होंने। तो आपको क्या दिया गया है, ऐसे दिया गया है क्षेत्र y स्क्वेयर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6x और वृत्त x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 में सम्मिलित क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले तो ये जो आपको एक असमीका दी गई है, इसको आप पहले समीकरण में चेंज कर लें। एक ही असमीका है हमारे क्वेश्चन में, तो हम असमीका को समीकरण में व्यक्त कर लेते हैं। असमीका को समीकरण में व्यक्त करने पर आप ये जो असमीका है इसको समीकरण में व्यक्त कर लेंगे, तो ये y स्क्वेयर इज इक्वल टू 6x आपको मिल जाएगी। और अब आप देख रहे हैं y स्क्वेयर इज इक्वल टू 6x, ये एक परवलय की इक्वेशन है। y में द्विघात है, x में एक घात है। ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। तो हमने पैराबोला भी बनाना है और हमने वृत्त भी बनाना है, और इसके बाद दोनों से जो सुइटेबल रीजन होगा ना, उसको ही छायांकित करना है और इसके बाद उसका क्षेत्रफल पता लगाना है। तो चलिए 1 बाय 1 बनाते हैं। सबसे पहले पैराबोला की बात करिए। पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वेयर इज इक्वल टू 6x। आप इसको देखते ही ध्यान आ गया होगा कौन से स्टैंडर्ड पैराबोला से इसकी तुलना हो सकती है। आंसर है इसकी कंपेयर हो सकती है y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax से इसको हम तुलना कर सकते हैं। जैसे ही आप तुलना करेंगे आप देखेंगे y की जगह पर y है, x की जगह पर x है, 4a की जगह पर आपको क्या मिल रहा है 6। 4a इज इक्वल टू 6, देन a इज इक्वल टू 6 अपॉन 4। आप चाहें a की वैल्यू सॉल्व कर ले, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, 3 बाई 2। वैसे परवलय को बनाना है, केवल हमें ड्रॉ करना है, इसके लिए हमको एक की आवश्यकता पड़ती नहीं है, लेकिन तुलना करवाया है तो दिखा दिया हमने करके। अब आप इतना बता सकते हैं कि ये जो भी पैराबोला इसका शीर्ष कितना होगा। इससे तुलना की है, शीर्ष 0,0 होगा। कौन सी अक्ष पर यह परवलय बनेगा, एक्स एक्सिस पर बनेगा। इस परवलय का फेस किस तरफ होगा, आप देखें y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 6x है ना, तो पॉजिटिव x एक्सिस में बनेगा। पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ फेस होगा। ये पैराबोला की डिटेल हमने कर ली। इसके बाद हमको तो सर्कल भी ड्रॉ करना है, तो सर्कल के बारे में भी थोड़ा सा पता लगा लीजिए। वृत्त की इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 16। ठीक है बेटा, हम इस 16 को नोट कर सकते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 स्क्वेयर। अब तो आप इसे समझ गए होंगे। मैं बता दूं कि अगर आप तुलना करना चाहते हैं तो आप किससे कंपेयर कर सकते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, और इस वाले सर्कल से जब आप कंपेयर करेंगे तो एक ही जगह पर क्या मिलेगा 4, बाकी सारी चीजें सेम है। ऐसी सिचुएशन पे इस वृत्त का केंद्र कितना होगा 0,0, और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या a होती है ना, तो a की वैल्यू कितनी है 4, तो जो त्रिज्या आएगी वो आएगी 4। सर्कल का सेंटर 0 0, रेडियस 4 यूनिट। बस इतनी सी जानकारी है, और इसके बाद हमने वहां पर फिगर बना देना है। हाँ, एक काम और करना रहेगा आपको, क्योंकि परवलय और वृत्त एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं बनाते समय। तो अगर वो काटेंगे तो कटान बिंदु भी हमको मालूम रहना चाहिए।
कटान बिंदु नहीं मालूम होता है तो फिर प्रॉब्लम होती है हमको, तो वो काम पहले ही कर लो, बाद के लिए मत छोड़ो उसको। तो परवलय और वृत्त दोनों के कटान बिंदु आप निकाल लो। अब परवलय, परवलय की इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 6x, तथा वृत्त, वृत्त की इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 का प्रतिच्छेद बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु मीन्स इंटरसेक्शन पॉइंट, कटान बिंदु चाहिए दोनों का। दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, क्या आपको मालूम है? क्या करना चाहिए, दोनों की समीकरणों को बस हमको सॉल्व कर देना चाहिए और सॉल्व करके एक्स और वाई निकाल लेना है बस। हम कुछ भी करिए उसके लिए, आप जो मर्जी आप करो। हमने वृत्त की इक्वेशन ले ली, वृत्त की इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 16। अब हमने क्या कर देते हैं कि वाई स्क्वेयर की जगह हम 6x लिख दे सकते हैं, कर सकते हैं ना, क्योंकि वाई स्क्वेयर की वैल्यू 6x है, तो पूरा वाई स्क्वेयर यहां से हटाएंगे और इसकी जगह हम 6x रख देंगे यहां से। तो ये होगा एक्स स्क्वेयर प्लस 6x इसकी जगह पर, और बेटा इसको इधर लेते आओ, माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फैक्टर कर लेना है, फैक्टर करना सभी स्टूडेंट्स को आता है, तो फिर अब हम पूरा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट फैक्टर इसको लिख देंगे x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप जब फैक्टर करेंगे यही मिलेगा आपको। अब एक बार इसको 0 लोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -8। एक बार इसको 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू आएगी 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, एक आ गई -8 और x की दूसरी वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक, अब x तो आ गया, y चाहिए, तो आप या तो x यहां लिखो तो y निकालो, या फिर x यहां लिख के फिर y निकाल सकते हो। एक बात और, हमारे पास x की 2 वैल्यूज है, अगर x की ये वाली वैल्यू हम यहां लिखेंगे जाके, तो वाई स्क्वेयर की वैल्यू -8 लिखेंगे, -8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -48 हो जाएगा। अब वाई स्क्वेयर -48, ये तो असंभव है क्योंकि कभी किसी नंबर का स्क्वेयर नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम -8 यहां लिख दे रहे हैं x की जगह पर, तो y का स्क्वायर नेगेटिव हुआ जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू इसका मतलब कैसी होगी, अमान्य, हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हम x को यहां से रिमूव कर देंगे। आपको पता लगा x क्यों अमान्य कर दिया हमने, क्योंकि x जब हम y निकालने जाएंगे और x की जगह -8 लिखेंगे, देन y स्क्वायर विल बी नेगेटिव एंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसलिए -8 हमने इम्पॉसिबल रहेगा, अमान्य कर दिया उसको। अभी x की एक वैल्यू बची 2, इससे हम y निकाल लेंगे, इसलिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 2, 6 इंटू एक्स है ना, x की जगह पर 2, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12, and if y square is equal to 12, then y is equal to plus minus under root 12, under root 12 को सॉल्व करेंगे 2 under root 3 प्लस माइनस 2 under root 3। 12 के फैक्टर करोगे ना, 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर एक 2 बाहर आ जाएगा तो 2 under root 3 बन जाएगा। इसलिए अभीष्ट प्रतिच्छेद बिंदु क्या बने, परवलय और वृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु, सॉरी प्रतिच्छेद बिंदु क्या क्या मिले, x, y लिखते हैं ना, x की वैल्यू कितनी है 2 और y की है +2 under root 3 और -2 under root 3, इसलिए 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे, एक मिलेगा 2 under root 3 और दूसरा आएगा 2, -2 under root 3। ऐसे मीन्स ये दोनों एक दूसरे को कितनी जगहों पर इंटरसेक्ट करेंगे,
दो जगहों पर इंटरसेक्ट करेंगे, दो जगह पर प्रतिच्छेदित करेंगे, काटेंगे। कैसे पता लगाया हमने? क्योंकि दो प्रतिच्छेद बिंदु आ रहे हैं तो दो जगह काटेंगे ही। चलिए अब हम फिगर ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। यहां पर ऐसा हम बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इधर नेगेटिव, ये नेगेटिव एक्स, एक्स डैश, इसको तो आप जानते ही हैं, ओरिजिन पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 होते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, 0,0 इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। सबसे पहले हम परवलय बना लेते हैं, या पहले आप वृत्त बना लो, वृत्त बना लो पहले आप। सेंटर 0, 0 पर, त्रिज्या 4, 0, 0 पर सेंटर है, तो आपके जो कंपास की नोक होगी ना वो यहां रखेंगे हम, और 4 यूनिट रेडियस है उसका, तो 4 रेडियस ले लो और ऐसा पूरा एक सर्कल बना डालो। किस प्रकार का वृत्त आपको मिल जाएगा? देखो लगभग इस तरह का एक सर्कल मिल जाएगा आपको। नहीं समझ आया? सेंटर 0, 0 पर, रेडियस 4। अब अगर रेडियस 4 है तो यहां का आप मुझे बता सकते हैं कोऑर्डिनेट 4,0। इस जगह का कोऑर्डिनेट 0,4, यहां पर 0,-4, और इस जगह पर होगा -4,0 नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, क्योंकि वो है इस वजह से। तो हमने सर्कल तो तैयार कर लिया, अभी हमने पैराबोला बनाना है। परवलय का शीर्ष 0, 0 पर है और फेस उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहां शीर्ष रखना है और धन एक्स अक्ष की तरफ ऐसा बनाना है आप। चलिए बना देते हैं इसको भी हम ऐसे। ऐसे ही तो पैराबोला आएगा बेटा। ये इसकी इक्वेशन क्या है भैया? y² इज इक्वल टू 6x, ये इस पैराबोला की इक्वेशन है। सर्कल की इक्वेशन, सर्कल कहां है? ये है, ये इसकी इक्वेशन है, x² इज इक्वल टू 16, ये इसकी इक्वेशन है। बस अब कौन सा एरिया, फिगर तो दोनों हमने ड्रॉ कर दिए हैं। अभी एक प्रॉब्लम है कि हमारा अभीष्ट क्षेत्र कौन सा रहेगा। यहीं पर मैं लिख देता हूं अभीष्ट क्षेत्र। अभीष्ट क्षेत्र कौन सा अभीष्ट क्षेत्र होगा? ये वाला कौन सा अभीष्ट क्षेत्र होगा? हाँ, कटान बिंदु भी लिख लो। अच्छा, कटान बिंदु कहां पर आए हैं? 82,2 √3 है। x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, मीन्स इट इज सिचुएटेड ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये कटान बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2,2 √3, और इसके कोऑर्डिनेट आए हैं 2, -2 √3। यहां से अगर हम इसको ऐसा मिला देंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएंगे आपको? 2,0 मिल जाएंगे। वेरी गुड। अब बताएं छायांकित भाग हमारा कौन सा रहेगा? हाँ, ऐसे नहीं बता सकते। पहले हमने क्या करना है, क्योंकि ये पैराबोला को ना ऐसा असमिका की फॉर्म में दिया हुआ है उन्होंने, तो पहले हम बिंदुओं से इसको सेटिस्फाई करा के देखेंगे कि इसके किधर का पोर्शन हमको चाहिए। हमको बड़ा लालच लगता है कि हम ये वाला छायांकित कर दें पूरा। क्यों? क्योंकि शुरू से अभी तक हमने इस टाइप के जितने क्वेश्चंस लगाए हैं उनमें लगभग यही वाला पोर्शन शेडेड हुआ है। तो आज भी हमको ऐसा जल्दी से बस लगता है कि बस यही कर दो, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आज आपको इनइक्वालिटी दी गई है। देन वेरी फर्स्ट यू शुड चेक योर इनइक्वालिटी कि उसके किधर का पोर्शन आपको शेडेड करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे देन इट मे बी पॉसिबल दैट यू विल मेक अ मिस्टेक, आप थोड़ी सी गलती कर देंगे ऐसे सिचुएशन पे। चलिए चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करते हैं? अच्छा, पैराबोला के ऐसा अंदर भी बहुत सारे पॉइंट आप देख रहे हैं यहां पर, और इस परवलय के बाहर ये
ये वाले बहुत सारे पॉइंट आपको दिख रहे हैं, किसी भी एक पॉइंट से सेटिस्फाई करा के आप देख सकते हो। हम एक काम करते हैं, हम इस पैराबोला के अंदर के बिंदुओं से सेटिस्फाई करा के चेक करते हैं। 2,0 देखो इस परवलय के अंदर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो हम 2,0 से सेटिस्फाई करा के देखेंगे। अगर सेटिस्फाई कर दिया तो अंदर वाला हिस्सा छायांकित होगा, उस समय हमारा लालच रियलिटी में चेंज हो जाएगा, यही वाला छायांकित कर लेंगे फिर हम तो। लेकिन अगर इसने सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर तो हमें अपना तरीका बदलना पड़ेगा। ठीक है, ओके, चेक करके देख लो। 2,0 से सेटिस्फाई कराते हैं हम। कहां करा के दिखा दें आपको, इसको हम छोटा सा लिख देते हैं पैराबोला। और जो बोला अभी भी कर रहे हैं हम लोग, इसको सेटिस्फाई किससे करवा रहे हैं हम, 2,0। अगर आपको लगे इससे मत करवाओ और किसी से करवाओ तो हम करवा के दिखा सकते हैं, कोई टेंशन तो नहीं ना आपको। ओके, 2,0 से, तो 2,0 का मतलब x की जगह पर 2, y की जगह पर 0, y की जगह पर 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा। इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 इंटू 2, x की जगह पर 2 लिखना था ना, 6 2 जार कितना हो गया 12। अब बताइए सत्य या असत्य, 0 इज ग्रेटर देन 12, 0 12 से बड़ा है, ये तो बहुत ज्यादा वाला झूठ हो गया। और इसका मतलब ये कैसा है, असत्य। अगर ये असत्य है देन इट इज श्योर कि अंदर का पोर्शन तो छायांकित नहीं कर सकते। वाओ, चलिए फिर तो रास्ता बदलना है, कौन सा पोर्शन छायांकित करेंगे, इसके बाहर का चाहिए। अब परवलय के अंदर नहीं जा सकते, बाहर तो जा सकते, तो इसके बाहर और वृत्त से घिरा हुआ क्षेत्रफल। अब बचा कौन सा, मैं छायांकित करता हूं, आप भी गौर से देखिए। ये भी है और बेटा ये भी तो है, समझ रहे हैं आप, और ये भी तो है। देखो ये सब परवलय के बाहर है, लेकिन वृत्त से तो बाउंडेड है कि नहीं है ये। भाई आपको ऐसा ही एरिया तो चाहिए था जो परवलय और वृत्त से घिरा हो। अब परवलय में इधर का नहीं चाहिए, लेकिन अभी भी परवलय और वृत्त के अंदर का तो चाहिए हमको। तो परवलय और वृत्त से बाउंडेड इतने रीजन का अभी भी हमको क्षेत्रफल चाहिए। तो अभीष्ट क्षेत्र हमारा कौन सा है, तो हम नाम नहीं लिख रहे हैं, सीधे हम उसको लिखे दे रहे हैं छायांकित भाग। कि इस फिगर में हमने जितने पोर्शन को शेड कर दिया है उतने ही पोर्शन का एरिया आपको फाइंड आउट कर लेना है। अब इतने हिस्से का एरिया कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको सोचना है भाई, चाहे जैसे निकालो। एक काम करते हैं, सुनिए सभी लोग और फिर बताइए ये काम ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा। इसका निकाल लो, जितना इसका होगा उतना ही इधर का होगा, तो इसका निकाल लेना, डबल कर देना, तो कितना आ जाएगा, इतना पूरा आ जाएगा। इतना समझ आ गया। अब बचे ये वाले कोने, तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम एक काम कर लेंगे, ध्यान से सभी बच्चे। परवल नहीं, ये क्या है, वृत्त के नीचे एक्स अक्ष तक का पूरा एरिया फाइंड कर लेंगे और उसमें से ये वाला हिस्सा जो कि परवलय के नीचे है इसको माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, इतना। लेकिन इतना ही तो यहां पर है, तो दुगना कर देना। नहीं समझ आया? आया? क्या करना है, फिर से एक बार देखो, इस हिस्से का एरिया निकालेंगे, उसका डबल कर देंगे, ये पूरा आ गया। उसी में जोड़ेंगे किसको, इसको निकाल के इसका डबल करेंगे, फिर तो ये और ये दोनों शामिल हो जाएंगे, आपस में जोड़ देंगे, पूरा आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, करके दिखाते हैं हम आपको। अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल,
अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखिए बेटा कैसे निकालेंगे, कुछ नाम रख देते हैं, इसका नाम हम ए रख देते हैं, ये बी, यहां पर सी, इसका नाम हमने रख दिया डी, और इसका नाम हमने रख दिया ई, इसका नाम हम रख देते हैं एफ। नहीं ठीक रहेगा? ठीक है, चलिए बताइए, पहले इसका निकाल के डबल करना है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई आकृति ए ओ बी ए का क्षेत्रफल। देखो गौर से सभी लोग, आकृति ए ओ बी ए, इतना क्वाड्रेंट आ गया ये पूरा, और इसका निकाल के डबल करोगे तो ये भी शामिल हो गया उसमें, हमने इसका निकाल के डबल कर दिया। अब और बढ़ाओ, इसमें किसको बढ़ाना है? अब इतना वाला पहले निकालना पड़ेगा बेटा, तो पहले किसका, ए ओ एफ डी ए का क्षेत्रफल माइनस आकृति ओ एफ डी ओ का क्षेत्रफल, ये माइनस करोगे, ठीक है, और फिर उसका दुगना भी करना है, तो हम डबल करेंगे। और डबल किसको करेंगे? डबल करेंगे आकृति ए ओ एफ डी ए का क्षेत्रफल, आकृति ए ओ एफ डी ए का क्षेत्रफल कितना शामिल हो गया इसमें? ए ओ एफ डी ए पूरा ये आ गया। अभी उसमें इसको माइनस करिए आप, माइनस आकृति ओ एफ डी ओ का क्षेत्रफल, ओ एफ डी ओ का क्षेत्रफल। ऐसे समझ में आ गया ना सबको? नहीं आ पाया? अभी आया? इसका तो बड़ा सीधा सीधा था, अब इसमें क्या करना था, पूरा इसका हमने निकाला और ये वाला हिस्सा माइनस कर दिया, इतना आ गया, उसका दुगना किया तो ये वाला भी शामिल हो जाएगा उस पे। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे भाई। अब हम लोग, ये हमने 2 लिखा, आकृति ए ओ बी ए का क्षेत्रफल, ए ओ बी ए का सब एक्स एक्सिस की ओर से ही हम सॉल्व कर लेंगे। ऐसा हमने ऊर्ध्वाधर पट्टियां बना ली इसमें, और हर पट्टी की चौड़ाई हम कितनी मान लेते हैं, dx। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, y dx। ये y कहां से आएगा, पैराबोला से कि सर्कल से? हाँ, क्योंकि ये वृत्त के नीचे का है तो ये वाला y वृत्त से निकालेंगे। इस वाले पोर्शन की लिमिट क्या होंगी, x एक्सिस पर ढूंढेंगे लिमिट, आप कहां से कहां तक की लिमिट होंगी, -4 से लेकर के और 0 तक इसकी लिमिट हो जाएंगी। अगर आप चाहते, ध्यान से देखिए, इस वाले हिस्से में y एक्सिस भी शामिल है बेटा, अगर आप चाहें तो इस वाले पोर्शन का क्षेत्रफल y एक्सिस की ओर से भी आप निकाल सकते हो, y एक्सिस की ओर से भी आप निकाल सकते हो। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपसे, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर जब आप लिमिट लेने जा रहे हो तो -4 से क्या मिल रही है लिमिट, और अगर y अक्ष की तरफ से सॉल्व कर लोगे आप इसको तो 0 से 4 लिमिट में काम बन जाएगा, लिमिट नेगेटिव नहीं आएगी आपकी। तो मुझे तो वो ज्यादा बेस्ट लग रहा है, इसमें फिर आप नेगेटिव को सॉल्यूशन करोगे, उसका ध्यान रखना होगा आपको। आप y की तरफ से सॉल्व कर लो, ठीक रहेगा। आप सोचोगे कि इससे आंसर नहीं आएगा, क्या ऐसा नहीं है, आंसर इससे भी आ जाएगा, लेकिन आप ही की प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ेगी। अगर आप y एक्सिस की तरफ से करोगे तो फिर प्रॉब्लम कम हो जाएगी आपकी। आप y की तरफ से कर लो इसको, ऐसे स्ट्रिप्स मत बनाएं आप इसके, आप इसमें बना लें ऐसा क्षैतिज पट्टियां बना लें, इस तरीके के स्ट्रिप्स आप बना लें, और हर स्ट्रिप की चौड़ाई कितनी मान ली हमने, dy, y एक्सिस पर है ना अब, तो dy, इसलिए फॉर्मूला कौन सा आएगा यहां पर, अब फॉर्मूला लग जाएगा
एक्स डी वाई। और ये एक्स कहां से लाएंगे? तो ये सर्कल के नीचे का एरिया है, तो एक्स की वैल्यू तो सर्कल से ही आएगी भाई। लिमिट अब बताइए, अब वाई एक्सिस से लिमिट लेनी है आपको, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला हिस्सा देखिए जिसको मैं डार्क कर रहा हूं ऐसे, वाई एक्सिस पे ये पोर्शन कहां से कहां तक होगा? ओ से ए तक। तो लिमिट होगी 0 से 4, 0 to 4। ये इतने का बन गया, ये वाला हिस्सा हमने कर लिया। अब जब इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना एरिया आपको मिल जाएगा? इसका भी और इसका दोनों का एक साथ आ जाएगा, क्योंकि दोगुना कर दिए ना हमने। प्लस लगा लीजिए। अब आकृति ओ एफ डी ए, इस पोर्शन का एरिया, ये भी वृत्त के नीचे एक्स एक्सिस तक का है, इसको एक्स अक्ष से ही निकाल लो आप, इसको एक्स एक्सिस की तरफ से सॉल्व कर लो। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ y dx। अब आप मुझे फिर से देख के बताइए, ये वाला y कहां से आएगा? परवलय से लाएंगे या वृत्त से लाएंगे? वृत्त से। क्यों? क्योंकि x एक्सिस की तरफ जब चलेंगे तो ये एरिया इस वृत्त के नीचे का है, तो हम ये वाला y वृत्त से ही निकालेंगे। इसकी लिमिट बताइए। AOFDA है, हमने dx लिखा है, तो x अक्ष पे चल के लिमिट ढूंढेंगे आप। यहां से स्टार्ट, यहां पे खत्म। फ्रॉम 0 to 2 इसकी लिमिट होंगी, फ्रॉम 0 to 2 माइनस आकृति OFDO, OFDO। अब इतने का पोर्शन का एरिया चाहिए। ये अब हम इस समय जिसको डार्क कर रहे हैं, ये वाला हिस्सा, इसको भी एक्स एक्सिस की ओर से ही निकाल लो, तो इसमें भी लगा लो y dx। लेकिन अब देखो कि ये किसके नीचे का एरिया है? ये तो इस पैराबोला के नीचे का एरिया है, तो इसमें हम पैराबोला से y निकाल देंगे। इसकी लिमिट क्या होगी इस वाले पोर्शन की? इसकी लिमिट भी तो 0 से 2 ही तक आएगी, फ्रॉम 0 से 2 ऐसा। अब सब वैल्यूज लिखिए, इंटीग्रेट करिए और इसके बाद उनमें लिमिट अप्लाई करें। यह हमने लिखा 2। वृत्त से x की वैल्यू, ये वृत्त है, यहां से हल करो और x की वैल्यू क्या आएगी? इसको उधर भेजेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 16 माइनस वाई स्क्वायर आएगा। 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, साथ में dy, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 4। ठीक, प्लस लगाया, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो। 2 इंटीग्रेशन ऑफ y फ्रॉम सर्कल, सर्कल से y निकालो कितना आएगा? अब x उधर भेजोगे तो जब y की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसकी लिमिट फ्रॉम 0 to 2। अब ये 2 इसको भी दे दीजिए, तो -2 इंटीग्रेशन ऑफ y फ्रॉम पैराबोला, परवलय से y की वैल्यू बताओ। y स्क्वायर है ये, तो y निकालोगे तो अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट एक्स। अंडर रूट 6 को हम ऐसा ही लिख देंगे और अंडर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/2। अंडर रूट लगा होने पर पावर 1/2 लगा सकते हैं। और उसके साथ यहां पर क्या है? dx, लिमिट्स 0 से 2 तक इसकी लिमिट आ जाएंगी। अब इसको कैलकुलेट करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा हम यहां पे, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। a की जगह पर 4 है, x की जगह पर y है। याद आ गया सभी को? क्या होता है? x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, वही लगा देंगे। तो x/2 मीन्स y/2 अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 16 माइनस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दोगे 16 आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर मीन्स 16 बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन ए मीन्स y अपॉन 4। अब इसका फॉर्मूला हो गया लिमिट्स फ्रॉम 0 टू 4। अब इसका काम खत्म। अब और आगे चलेंगे तो प्लस 2 ये y डैश, यहां पर बेटा देखो फिर से अंडर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 16 बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन ए x अपॉन 4। ये पॉइंट इसके हैं 0 माइनस 4। इसकी लिमिट कितनी थी ये मत लिखो, हटाओ, इसकी लिमिट थी 0 से 2, ठीक है ना, माइनस ये अंडर रूट 6 बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट 6 एक्स टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करना है। एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट फ्रॉम 0 to 2, 0 to 2 लिमिट, ठीक है। और अब लिमिट अप्लाई करने की बारी आ चुकी है, तो चलिए लिमिट अप्लाई करते हैं। एक काम कर लो आप, पहले देखो यहां से 2 और ये 2 कॉमन कर लो, फिर वो 2 कट जाएगा बाहर वाला, तो हम ऐसे काटे दे रहे हैं, समझ तो आ जाएगा आपको। सिमिलरली यहां पर भी 2 कॉमन कर लो और इस 2 को कैंसिल कर दो ऐसे, ठीक। अब बचे हुए हिस्से पे अप्लाई करिए लिमिट। तो सबसे पहले तो अपर लिमिट अप्लाई करनी है हमने, पहले अपर लिमिट अप्लाई करो, जहां जहां भी y आ रहा है सब जगह 4 लिखो पहले, यहां भी 4 अंडर रूट 16 माइनस, बेटा जब y की जगह 4 लिखोगे फिर स्क्वायर करोगे, 16 प्लस 16 इंटू साइन इनवर्स 4 अपॉन 4, 4 अपॉन 4 कितना बन जाएगा 1। तो ये साइन इनवर्स और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू, क्या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ऐसा डायरेक्ट लिख देने में, ठीक है। जहां भी y था वहां हमने 4 लिख दिया, आप देखो 4/4 किया तो 1 हो गया, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/2, तो 16 इंटू इसकी वैल्यू π/2 हो गई, माइनस। अब जहां जहां भी y है वहां पर क्या लिखो, तो बेटा जब यहां y की जगह 0 लिखोगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, फिर जब यहां y की जगह 0 लिखने आओगे तो ये साइन इनवर्स 0 बन जाएगा, और साइन इनवर्स 0 इज अगेन 0, जब ये 0 हो जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करोगे वो भी 0। कहने का मतलब यूं, लोअर लिमिट 0 रखने जाओगे तो सब कुछ 0 0 मिलेगा आपको, ठीक है। हमने डायरेक्ट ऐसे नोट कर दिया। अब इस पे लिमिट अप्लाई हो गई, अब इस पे लिमिट अप्लाई करो भाई, प्लस सबसे पहले सब जगह अपर लिमिट लेनी है, मतलब 2 लिखना है हमको सब जगह पर, यहां भी 2 लिखेंगे तो 2 अंडर रूट 16 माइनस 2 का स्क्वायर करें 4 प्लस 16 इंटू साइन इनवर्स 2 अपॉन 4 करेंगे 2/4, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1/2। अब माइनस लोअर लिमिट की बारी है, लोअर लिमिट में सब जगह क्या लिखोगे 0। बेटा ये तो बड़ा फायदे की चीज है कि आप जहां 0 लिख दोगे पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा। चलिए ये बड़ा अच्छा रहा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी हम लोगों को 0 अप्लाई करते वक्त।
अब और चलते हैं, अब इसकी बारी है। ये 3/2 अपॉन में है, इसका कोई यूज नहीं है, अंदर पलट जाएगा और बाहर आ जाएगा, तो ये 2 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे। ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई कर लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4√6 अपॉन 3। नहीं समझ में आया? अब इस पे लिमिट अप्लाई करो, तो पहले x की जगह अपर लिमिट 2 लिखोगे, फिर -x की जगह लोअर लिमिट 0 लिखोगे। तो जब 2 लिखोगे तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर, और जब 0 लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, 0। नहीं समझ आ रहा है आपको? आ रहा है ना सबको? बस अभी आपको कैलकुलेशन कर लेनी है। a इज इक्वल टू, देखो बेटा इसको मत लगाओ, हटाओ। हाँ, -16 + 16, दिस विल बिकम 0। खत्म काम इसका, हम लिखेंगे ही नहीं उसे। यहां पर 2 से इसको कैंसिलेशन कर दें, 8 पाई। आगे चले तो ये पूरा 0 है, इसमें केवल कितना बचा है, 8 पाई। आगे चलो प्लस 16 - 4 कर दोगे, 12, √12, और √12 की वैल्यू 2√3। उस 2√3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4√3 इसकी वैल्यू हो गई, प्लस 16 इंटू, थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, साइन इनवर्स 1/2 साइन में किसकी वैल्यू है, साइन π/6 की वैल्यू। साइन 30 होता है ना, साइन π/6, तो 16 की जगह 16 लिखा, साइन इनवर्स साइन π/6। अब साइन इनवर्स साइन π/6 में केवल π/6 बचेगा। इनवर्स फंक्शन आपने पढ़ा हुआ है सबने, ऐसा, ठीक है। और माइनस पूरा का पूरा 0, खत्म कहानी इसकी भी। और आगे चले तो माइनस करा हमने, 4√6 अपॉन 3, 2 टू द पावर 3/2। दो में से कोई भी एक काम कर सकते हैं, या तो घन करके वर्गमूल ले लो, या वर्गमूल करने के बाद घन कर दो। 2 का वर्गमूल कर लो पहले, √2, 2 का वर्गमूल कितना, फिर √2 का घन कर दो, तो √2 इंटू √2 इंटू √2, 2√2, ठीक है ना? समझ आ रही है आपको? आ रहा है ना सबको? अच्छा, और देखो, दिस इज 8 पाई प्लस 4√3 प्लस 2 से बेटा कैंसिल करेंगे, 2 8 are 16, 2 3 are 6, 8 पाई अपॉन 3, ठीक है। माइनस, बउआ हो इसको मल्टीप्लाई करवाओ, 4 2 are 8, और √6 इंटू √2, √12, तो 4 दूना 8/3, 8/3 ये हो गया। √6 इंटू √2 क्या बना, √12, और उसको हमने लिखा 2√3, ठीक है। अभी और थोड़ा बाकी है भाई। a इज इक्वल टू, देखो सभी लोग इधर देखो, ये 8 पाई है और ये 8 पाई अपॉन √3 है, दोनों प्लस में है, जुड़ जाएंगे। एलसीएम लेना सबको आता है, तो 3 8 24 पाई प्लस 8 पाई, 32 पाई/3, तो इसका हो गया ना? समझ आया भाई? बेटा हमने इसको और इसको जोड़ा, दोनों में इसके नीचे 1 ले लिया और इसके नीचे क्या है 3, 3 एलसीएम हुआ कि नहीं हुआ? फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 8 24 पाई प्लस 8 पाई, 32 पाई/3। और अभी किसकी बारी है? अब ये बचा प्लस 4√3 माइनस 16√3/3, 16√3/3, ठीक।
अब और कैलकुलेट कर लो इसको, 32 पाई बाई 3 प्लस 3 चौके 12, एलसीएम लेना है ना इसका। देखो 3 4 12 अंडर रूट 3, 12 अंडर रूट 3 माइनस 16 अंडर रूट 3, 12 अंडर रूट 3 माइनस 16 अंडर रूट 3 माइनस 4 अंडर रूट 3 बटे 3। तो माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस 4 अंडर रूट 3 बटे 3। अब हम चाहें तो दोनों टर्म से कुछ कॉमन ले सकते हैं। अभी और बचा भाई, a इज इक्वल टू 4/3 हमने कॉमन कर लिया, अपॉन 3 चला गया, 4 से इसको डिवाइड करो, 4 8 और 32, तो यहां पर कितना आ गया 8 पाई, माइनस 4/3 कॉमन हो गया तो कितना बचेगा अंडर रूट 3। नाउ दिस इज आवर फाइनल आंसर। आपके इस पूरे का एरिया, इधर वाले पोर्शन को छोड़ के इसके पूरे का एरिया 4/3 अंडर ब्रैकेट 8 पाई माइनस अंडर रूट 3 के बराबर आएगा। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है y अक्ष कॉमा y इज इक्वल टू कॉस x एवं y इज इक्वल टू साइन x कॉमा 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू π/2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। उसके भी 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो कौन कौन सी चीजें दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, पहले तो y अक्ष लिखा हुआ है, फिर y इज इक्वल टू कॉस x एवं y इज इक्वल टू साइन x भी है, और उसके साथ ये थोड़ी सी जानकारी, मीन्स 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू π/2। कहने का मतलब यूं कि आपकी जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो 0 या 0 से बड़ी, लेकिन π/2 या π/2 से छोटी रहनी चाहिए। आपके x की वैल्यू 0 से π/2 तक ही कुछ हो सकती है, π/2 से ज्यादा नहीं, 0 से और छोटी नहीं चाहिए हमको। ठीक, अब हम इनके ग्राफ ड्रॉ करेंगे और देखते हैं कौन सा ऐसा हिस्सा है कि जिसका हमको एरिया चाहिए। कॉस और साइन दोनों के ग्राफ अलग अलग हम आपको पहले भी बता चुके हैं, तो आज हम अलग से नहीं बताएंगे क्योंकि दोनों के ग्राफ मुझे ड्रॉ करने हैं, तो हम एक ही में ड्रॉ कर देते हैं। अब देखिए ये हम मैक्सिमम एक्सट्रीम मान लेते हैं दोनों का। ये x एक्सिस है, इधर ये x डैश, ये y एक्सिस है और ये y डैश, ये ओरिजिन पॉइंट है O, इसके कोऑर्डिनेट 0,0। ठीक है, अब साइन x का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनता है साइन x का ग्राफ। अभी आप और बनाइए तो और आगे चले जाइए वहां तक। ठीक, तो ये किसका ग्राफ हुआ, साइन x का ग्राफ हुआ। ये है y इज इक्वल टू साइन x। कॉस x का कैसे बनाना है, हाँ पहले मैं पॉइंट लिख देता हूं, 1 मिनट। यहां पर क्या रहेगा, यहां पर π/2, याद आया आपको, यहां पर आता है π/2। अगर ये डिस्टेंस π/2 है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, π/2, 0। इस पॉइंट के π, 0, याद आ रहा है ना आपको, ऐसा π/2 फिर 2π/2 फिर 3π/2। तो यहां पर पॉइंट आएगा 3π/2, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे 2π, 0। ठीक, तो हमने साइन x बना लिया। अब cos x की बात करिए। cos x तो एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है ग्राफ आपका, एक्सट्रीम यहां से स्टार्ट होगा और उसका ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। ये पाई पर एक्सट्रीम हो जाएगी इधर की तरफ की इसकी,
ऐसे इसका ग्राफ चलेगा, इधर 2 पाई पर जाकर के ये मैक्सिमम होगा, ऐसे इसका ग्राफ आएगा। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला आप ग्राफ देख रहे हैं, ये वाला, ये है y इज इक्वल टू कॉस एक्स, और जो ये वाला आप देख रहे हैं ये ग्राफ, ये है y इज इक्वल टू साइन एक्स। दोनों के ग्राफ बन गए, ये भी बना लिया हमने, ड्रॉ कर लिया, ये भी ड्रॉ कर लिया। y अक्ष कहां पर है, ये है y एक्सिस, और x की वैल्यू इधर की तरफ जो भी वैल्यू होगी वो 0 से π/2 तक ही ले सकते हैं केवल हम, π/2 से ज्यादा नहीं, 0 से छोटी नहीं, तो π/2 तक ही जा सकते हैं, केवल यहां तक। ये आपकी आएगी x इज इक्वल टू π/2। x इज इक्वल टू h टाइप की लाइन है कि नहीं है? अब अगर x इज इक्वल टू h टाइप की लाइन है तो π/2 से जाएगी होके। अब शर्तें कौन कौन सी हैं? का cos x भी होना चाहिए, sin x भी होना चाहिए, y एक्सिस भी शामिल होनी चाहिए, और x की वैल्यू 0 से बड़ी और π/2 से छोटी भी चाहिए हमको। अब सोचो कि इसमें कौन सा ऐसा पोर्शन हो सकता है। क्या ये पोर्शन हो सकता है? देखो π/2 से तो आगे नहीं जा सकते हम लोग, ये तो आप बोल दिया उन्होंने, 0 से इधर नहीं जा सकते, तो रहना तो बेटा बस इतने ही हिस्से में है आपको। अब इस हिस्से में क्या ये पोर्शन हो सकता है? ये पोर्शन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें x अक्ष है, इसमें y एक्सिस नहीं है, जबकि क्वेश्चन में ओपनली बोल रहे हैं y एक्सिस चाहिए हमको। तो क्या ये हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता। इसमें cos और sin तो है पर y एक्सिस शामिल नहीं है। तो क्या ये हो सकता है? ये हो सकता है। इसमें cos x भी है, sin x भी है, y एक्सिस भी है, और ये यहां पर x की वैल्यू 0 से बड़ी और π/2 से छोटी भी है। सारी शर्तें पूरी हो रही, तो यही वो हमारा रिक्वायर्ड रीजन है। इसी का आपको एरिया पता लगाना है बेटा। समझ आया कि नहीं समझ आया? पहले तो ये बताएं आप, ये हमने क्यों नहीं लिया? इसमें क्या नहीं था? y एक्स नहीं था। वेरी गुड। इसमें भी y एक्स शामिल नहीं था, इसमें सब चीजें थी। ठीक है, अच्छा। अब इसका एरिया हमने कैसे निकालना है? अब एक चीज हम देख रहे हैं कि दोनों कर्व एक दूसरे को यहां पर काटते हैं। अब या तो आप y एक्स से सॉल्व करो या x एक्सिस से सॉल्व करो। हम तो चाहते हैं आप x एक्सिस से ही सॉल्व करें। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बता सकते हैं? ये कोऑर्डिनेट कितना है? π/2, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके? हाँ जी, π/4। कैसे? आप ये कैसे समझ गए कि ये π/2 का बिल्कुल आधा ही है? यहां पे आप ये कैसे समझ सकते हैं कि ये π/2 का बिल्कुल आधा है? यहां पे देखिए, मैं आपको बताता हूं, थोड़ा गौर से देखिएगा बेटा। ये x की ऐसी वैल्यू है, कुछ भी हो, कुछ भी है, लेकिन x की यहां पर ऐसी वैल्यू है जिसके लिए y इतना है। और एक चीज देखिए, क्योंकि यहां दोनों कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं, तो x की सेम वैल्यू के लिए दोनों कर्व का y भी सेम है। आप देखो ना, अगर मैं कहूं x की इस वैल्यू के लिए cos x का y बताओ, तो आप तुरंत यहां ले जाओगे, ये cos x का कर्व है, यहां से लंब डाल दोगे, आप बताओगे इतना y है cos x के लिए। तो हम बोलेंगे फिर x की इतनी ही वैल्यू के लिए sin x का y बताइए। फिर आप ये ऐसा ले जाओगे, यहीं पर sin का भी कर्व तो आपको मिल रहा है, फिर यहां से ऐसा करोगे, आप बोलोगे यही sin का y है। तो अब ये आप सोच सकते हैं कि ऐसी y की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी
y की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो साइन और कॉस के लिए सेम आएगी? आंसर है 1/√2। क्यों? क्योंकि साइन और कॉस में 1/√2 दोनों के लिए सेम रहती है, और ये किस एंगल पर होती है? π/4 के लिए। इसलिए यहां पर जो एंगल आएगा x की वैल्यू वो कितनी आएगी? π/4। अब आप ये सोच सकते हैं कि हम तो π/4 बताया था, फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं माना? हमने ये नहीं कहा था कि हम मानेंगे नहीं, हमने आपसे यही तो पूछा भी कैसे पता लग गया कि बीचों बीच है। और अगर आपको इससे भी अच्छा नहीं लग रहा है तो आप और सॉल्व करो, देखो दोनों का कटान बिंदु ही तो चाहिए आपको, तो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो आप। y = cos x एंड y = sin x का प्रतिच्छेद बिंदु, दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु हमें चाहिए। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों का राइट कैसा होना चाहिए? बराबर। तो sin x किसके इक्वल होना चाहिए? आप इसके साथ 1 तो हम ले सकते हैं ना, इसको इधर ले आओगे तो sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा? tan x = 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? tan π/4। एक बात और, अब आप ये भी सोच सकते हो कि क्या जो 1 होती है वो सिर्फ tan में π/4 की वैल्यू 1 होती है? ऐसा नहीं है, tan के लिए बहुत सारे एंगल ऐसे हैं जिनकी वैल्यू 1 आती है, तो हम वो बहुत सारे क्यों नहीं ले रहे हैं सब? हमने तो सिर्फ π/4 ही लिखा 1 की जगह पर। तो हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये वैल्यू 0 और π/2 के बीच पड़ती है, हमें इससे आगे नहीं जाना है, इससे पीछे भी नहीं जाना है, तो हम बाकी वैल्यूज नहीं ले रहे हैं। अगर और आगे तक जाते तो हम ले सकते होते। इस तरह से x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? π/4। अगर x की वैल्यू π/4 है देन y = बताइए, किसी में भी रख दो आप, यहां रख दो cos π/4 1/√2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√2। इसलिए इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बना? π/4, 1/√2। तो ये वाला जो कटान बिंदु आया, इसका कोऑर्डिनेट मैं आपको बताऊं कितना आएगा। इसका कोऑर्डिनेट π/4, 1/√2, ये इसका कटान बिंदु आ जाएगा। ठीक है, अब और एक बात बताइए, ये π/4, 1/√2 है, कैसे हुआ होगा? आंसर है मूल बिंदु से x अक्ष में कितना चले होंगे? π/4। तो अगर ये π/4 चले होंगे तो फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने बन जाएंगे? π/4, 0 बन गए कोऑर्डिनेट फिर तो। और y अक्ष पर हम कितना चले होंगे? 1/√2। अब अगर बेटा ये डिस्टेंस 1/√2 है तो ये डिस्टेंस भी तो 1/√2 होगा। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और अगर ये डिस्टेंस 1/√2 है तो क्या आप इसके कोऑर्डिनेट मुझे बता सकते हैं? 0, 1/√2। वेरी गुड। ठीक है, अब आप चाहें तो y एक्सिस की तरफ से सॉल्व कर लें, और आप चाहें तो x एक्सिस की तरफ से सॉल्व कर लें। अब बात यह आती है कि जब दोनों तरफ से सॉल्यूशन कर सकते हैं तो इजी सॉल्यूशन किधर से पड़ेगा? हमको इजी सॉल्यूशन आपको x एक्सिस से पड़ेगा। क्यों? फिर से सुनिए, अगर आप y एक्स की तरफ से सॉल्व करने जाओगे तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? x dy, फिर आप x निकालोगे यहां से तो कितना आएगा? cos इनवर्स y। cos इनवर्स y के इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, फिर उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, खंडशः समाकलन, प्रथम द्वितीय फलन। इतना बड़ा नहीं करना चाहते हम क्वेश्चन को, तो हम एक्स एक्सिस की ओर से सॉल्व करेंगे इसको। समझ आ रही कुछ मेरी बात आपको? अब एक्स एक्सिस की ओर से अगर सॉल्व करेंगे तो ऐसे हम ऊर्ध्वाधर पट्टियां बना लेंगे, और हर पट्टी की चौड़ाई हमने कितनी मान ली? dx। तो अब अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल
सबसे पहले हम लिख देते हैं अभीष्ट क्षेत्र होगा ही कौन सा। जितना हिस्सा हमने यहां पर क्या किया है, छायांकित, या अगर कुछ नाम देना चाहते हैं तो चलिए नाम दे देते हैं, ए बी सी और फिर यहां ओ आ जाएगा। तो कौन सी आकृति आएगी बेटा यहां पर, आकृति ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल, आकृति ओ ए बी सी ओ, यही हमारा अभीष्ट क्षेत्र है, इसी का एरिया हमको पता लगाना है। अब इसका एरिया कैसे पता लगाएंगे, एक्स एक्सिस की तरफ से निकालना चाहते हैं। आप बता सकते हैं मुझे, क्या मैं लिखूं यहां पर, आकृति बी सी, इसका नाम नहीं रखा हमने, डी, आकृति बी सी डी ओ ए बी का क्षेत्रफल, आकृति बी सी डी ओ ए बी का क्षेत्रफल, पूरा एरिया इतना आ गया, बी सी डी ओ ए बी पूरा। ये किसके नीचे का है, ये इस वाले कर्व के नीचे का है, और ये कर्व कौन सा है, cos x। उसमें मुझे इस कर्व के नीचे ये वाला पोर्शन माइनस करना है। तो आकृति ओ डी सी ओ का क्षेत्रफल, आकृति ओ डी सी ओ का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, इसे हम ए माने ले रहे हैं, अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल। आकृति बी सी डी ओ ए बी कहां है, बी सी डी ओ ए बी, ये बेटा इस y इज इक्वल टू कॉस एक्स के नीचे का एरिया है ना। तो फॉर्मूला कौन सा आप लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे y dx। ये y कौन सा y होगा, कॉस एक्स वाला या साइन एक्स वाला, हाँ ये वाला कर्व है ना, ये वाला, तो कॉस एक्स वाला है ये। तो क्यों ना हम डायरेक्ट इसको क्या लिख दें, कॉस एक्स डी एक्स। कोई प्रॉब्लम आपको, लिमिट बताइए, एक्स एक्सिस से लिमिट लोगे कि वाई एक्सिस से, एक्स एक्सिस से लिमिट। ये एरिया, ये जो इधर वाला पोर्शन है पूरा, ये ओ से स्टार्ट डी पे खत्म, तो 0 से कहां तक, पाई बाई 4, फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4, माइनस आकृति ओ डी सी ओ का क्षेत्रफल, ओ डी सी ओ इस वाले कर्व के नीचे, और ये कौन सा कर्व है, ये देखो जा रहा है, ये कर्व लिख रखा है हमने साइन एक्स, तो ये साइन एक्स के नीचे का एरिया है। तो हमने लिखा साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये कहां से कहां तक है एक्स एक्सिस में, तो ये भी तो ओ से शुरू डी पर खत्म, तो ये भी 0 से पाई बाई 4 तक है। cos x का इंटीग्रल क्या होता है, साइन x फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4, माइनस साइन x का इंटीग्रल माइनस cos x, माइनस cos x फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4। a इज इक्वल टू, लिमिट अप्लाई करिए, पहले x की जगह अपर लिमिट लिखिए, तो ये साइन पाई बाई 4 माइनस साइन 0, बेटा ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस, अंदर में क्या बचा cos x, उस पे लिमिट अप्लाई कर दें आप, cos पाई बाई 4 माइनस cos 0, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 माइनस साइन 0 0, cos पाई बाई 4 की वैल्यू इट इज अगेन 1/√2, cos 0 की वैल्यू 1। सॉल्व करिए, 1/√2 प्लस 1/√2, दिस इज 2/√2 माइनस 1, देन a इज इक्वल टू, √2 से 2 कैंसिल हो सकता है, सभी जानते हैं √2 आ जाएगा, और माइनस 1। दिस इज अवर फाइनल आंसर, और आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही मिलेगा आपको, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ आ गया, नहीं आया, आप वाई एक्सिस की ओर से निकालते तो आप परेशान हो जाते,
फिर इसमें प्रथम द्वितीय लगाना पड़ता आपको। ये ज्यादा बेस्ट तरीका है। तो आज मैथ में फिर इतना रख लेते हैं और यहां से आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स खत्म। इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।